क्या हाल चाल। मैं हर्ष पराशर, आप लोगों का बायो वाला। आज ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है और हम आज के लेक्चर में क्लास 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट 6, क्योंकि 5 यूनिट हमारे पास जो थी वो क्लास 11th में थी। अब हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे जो कि है रिप्रोडक्शन। मेरा नाम हर्ष पराशर है जैसा कि मैंने बताया, और आप लोगों के लिए मैं हूँ बायो वाला। हाँ पता है, मैं अलग अलग सर की कॉपी कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि अलग सर ने फिजिक्स वाला बनाया तो ये आया है बायो वाला। तो देखिए, वो है वो बने हैं महान आदमी, और हम अभी उनके जैसे बनने के प्रयास करेंगे, पर वो बड़े आदमी बन चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा यूनिट 6, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब देखिए, इस यूनिट में हमारे पास है पूरे 4 चैप्टर्स। अब वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जिसमें से हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए, ये बड़ी सही चीज़ करी है इन्होंने। क्या सही चीज़ करी है इन्होंने? उन्होंने सही चीज़ ये करी है कि देखिए, पहले दे रखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब पहले चैप्टर में ये बताया जाएगा कि सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मतलब धरती पे जितने जीव जंतु है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कीड़े मकोड़े हो, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर आता है चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर ये बताया गया कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे हुआ है। फिर लास्ट में बताया जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है उससे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा जाता है तो कैसे हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। बीमारी लाइक एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो, या कोई मिस हैपनिंग ना हो हमारे साथ। वो सब कुछ हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताया जाएगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अब सबसे पहला इसमें आता है कि वाई डू यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है इसका आंसर, रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अर्थात मतलब इसका ये है कि किसी भी स्पीशीज के जीवन हेतु, मतलब उस वो ताकि धरती पे बना रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अगर कोई एक स्पीशीज है हमारे पास, मतलब एक झुंड है जानवरों का, वो उतने ही जानवर है हमारे पास, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर उम्र के मतलब जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे वो बड़े होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बूढ़े होके मर जाएंगे। तो एक टाइम तो सबका ऐसा आना ही है कि सब बूढ़े होके मरना ही है। तो अगर वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, नए यंग वंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो एक समय बाद पूरी स्पीशीज खत्म हो सकती है। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब जो रिप्रोडक्शन है वो हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से कर सकता है, या तो बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज एनहेंस्ड। अब देखो, जैसे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमिट फॉर्मेशन होते हैं। हमें पता है गैमिट बनते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। जब ये गैमिट फॉर्मेशन होता है, तब जब ये गैमिट फॉर्मेशन होने के बाद जब ये ट्रांसमिट होकर फ्यूज करके जाइकोट बनाते हैं, तो इन्हीं गैमिट फॉर्मेशन के दौरान जब मियोसिस प्रोसेस होती है, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर सेल साइकिल चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इस मियोसिस के दौरान में जो हमारे क्रोमोसोम है वो एंड टू एंड जुड़ के क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिसके कारण इसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। जो हमारे या ऑफस्प्रिंग है उसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अच्छा चलो, इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक जंगल है, ठीक है। उस जंगल में पूरी हरियाली वगैरह है, पेड़ वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ पे एक जो उसकी स्पीशीज है, कीड़े की स्पीशीज, जैसे लाइक फ्लाइंग मॉथ होता है ना, सिल्वर मॉथ, सिल्क मॉथ, ऐसे एक मॉथ की स्पीशीज है जो कि ब्राउन कलर की है, ठीक है। और एक स्पीशीज है जो कि
येलो कलर की है। अब देखो जो वहाँ पे एनिमल्स और एनिमल वो है कहते हैं बर्ड्स हैं, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, वो जब फ्लाई करती है और एक पेड़ पे वो ब्राउन कलर का मॉथ बैठा है इस वुड के ऊपर, एक पे येलो कलर का बैठा है, तो बर्ड को कौन सा दिखेगा? ऑब्वियसली येलो कलर वाला दिखेगा। अब येलो कलर वाला दिखेगा, ठीक है, तो वो उसकी स्पीशीज मतलब वो जल्दी से जल्दी मरने लगेंगे। पर जैसे जैसे वो अडेप्ट करेंगे उस सिचुएशन में, जैसे जैसे वो अपने आप को अडेप्शन करेंगे, वैसे वैसे मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, वैसे वैसे उनके जीन में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उन चेंजेस के दौरान पहले जो येलो कलर के थे, फिर उनका ऑफस्प्रिंग एक ऐसा आएगा जो कि ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। और ये ब्राउन कलर कहाँ से आया? ये उसी वेरिएशन के दौरान आया। अच्छा चलो इस वाले एग्जांपल को भी छोड़ो, तुमने नॉर्मल एग्जांपल ले लो, स्ट्रीट डॉग्स देखे हैं ना। अब स्ट्रीट डॉग्स नॉर्मल ब्राउन कलर के होते हैं। अब दो ब्राउन कलर के डॉग्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग हो वो ब्राउन कलर का पैदा हो, कभी कभार वो ब्लैक या वाइट कलर के भी पैदा हो जाते हैं, या फिर जो ब्लैक कलर का है वो वाइट कलर विद ब्लैक स्पॉट्स पैदा हो जाते हैं। अब ये कलर चेंज कैसे आया? ये कलर चेंज ड्यू टू वेरिएशन आया है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आते हैं, वेरिएशन जीन में, ठीक है। अब दूसरी साइड आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है, उसमें हमें गैमीट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जब हमें गैमीट की ज़रूरत नहीं होती तो उसमें कैसे होता होगा रिप्रोडक्शन? उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन, या फिर इसके दूसरे रूप को मल्टीपल फिजन भी कहते हैं, या फिर बडिंग, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये स्पेलिंग में थोड़ा देख लीजिएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। अब बाइनरी फिजन हम सबको पता है कि जो ये बाइनरी फिजन है ये अमीबा करता है ना। अमीबा बाइनरी फिजन करता है, और इसी का एबनॉर्मल रूप है मल्टीपल फिजन, जो कि प्लाज्मोडियम शो करता है, ठीक है। उसमें कोई गैमीट्स तो बनते नहीं है, पर फिर भी रिप्रोडक्शन तो होता है, क्योंकि एक अमीबा से दो डॉटर अमीबे बने हैं। फिर दूसरा होता है बडिंग। बडिंग जैसे बडिंग का एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हो स्पायरोगायरा, ठीक है, जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। या फिर आपका एग्जांपल हो सकता है लिली, जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। आप पोटैटो हो सकता है, जो बर्ड आई के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मींस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसी के कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसी को आगे बताया गया है कि मतलब ये पूरा एक्सप्लेन करा गया है अच्छे से कि इसमें रिप्रोडक्शन होता है, फिर वो क्या कैसे कैसे वो आगे चैप्टर में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हटा देते हैं पहले, ये हट गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं चैप्टर में। ये तो चैप्टर का वो है, समरी हो गया। अब हम इस चैप्टर में आगे आ गए हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है इस यूनिट का, और इससे मतलब क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, पर कभी कभार एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो कि कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। अब वो बेसिक क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं वो हम यहाँ देखते हैं नीचे। देखिए सबसे पहले लाइफ स्पैन क्या होता है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि ये इतने साल जिया, या इसकी ज़िंदगी इतने साल की थी। तो वो ज़िंदगी को हम इतने साल की थी कैसे मानते हैं? वो कैसे मानते हैं? हम ऐसे मानते हैं कि वो जब से पैदा हुआ है से लेकर कब मरा, उसके बीच में वो जितना टाइम स्पेंड धरती पे रहा वो उसकी ज़िंदगी है, बस। यही डेफिनेशन होती है लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन मतलब द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, ठीक है। अब
ये जो लाइफ स्पैन है ये किसी की बॉडी देख के नहीं होता कि हाँ भाई ये इतना लंबा है, इतना हट्टा कट्टा है तो ये ज़्यादा जीता होगा, या जो छोटा है वो कम जीता होगा। ये इस भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। ये भ्रम हमारा, जो हमारा नेचर है उसने ये भ्रम हमारा तोड़ दिया है, एकदम अच्छे से तोड़ दिया है। क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ लिख रखा है एनसीईआरटी लाइन में, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। द साइज ऑफ क्रो एंड द पैरट आर वेरी डिफरेंट, not very different yet. Their lifespan show wide difference. Similarly, mango tree has much shorter lifespan as compared to peepal tree. अब इसके कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का आशय ये है कि जो लाइफ स्पैन है वो किसी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन कितना बड़ा कितना छोटा है। अब देखो, तोता और कौवा दोनों एक ही साइज के होते हैं ना, उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं होता है कि उसमें कोई साइज डिफरेंस है, नहीं। पर फिर भी कौवा और तोता दोनों की लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस होता है। तोता ज़्यादा साल जी सकता है, कौवा कम साल जी सकता है, मतलब वो उनके लाइफ स्पैन जो है वो उस लाइफ स्पैन के हिसाब से लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट है, वहीं साइज उनका कम डिफरेंट है। लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया है, वो है मैंगो का। मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन कम होती है, पर पीपल ट्री की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नो इसके आगे भी ये देखिए लिखा है, साफ लिखा है यहाँ पे, whatever be the lifespan death of an individual organism is this certainty there that is no individual is immortal except single celled organism. According to NCERT, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है दे आर इमॉर्टल। अब वो भाई इमॉर्टल कैसे कह रहे हैं? अब देखो, हम अमीबा को ले लेते हैं, वो सिंगल सेल है, वो अपने आप को डिवाइड करके दो बनाता है। अब वो अपने आप को डिवाइड करके एक से दो हुआ है, तो जो पुराना मतलब एक जीन्स जो उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, उस पुराने क्रोमोसोम से एक नया क्रोमोसोम बना होगा और एक पुराना ही रह गया होगा। तो अब एक कहते हैं जब वो डिवाइड हुआ तो एक अमीबा में पुराना क्रोमोसोम गया होगा, एक में नया क्रोमोसोम गया होगा। अब वो जो पुराना जो जिस अमीबा में पुराना क्रोमोसोम गया है वो वापस से छोटा हो गया है, मतलब उसकी एज वापस से कम हो गई है। फिर वो धीरे धीरे वापस ग्रो करेगा, इधर वाला भी अमीबा वापस ग्रो करेगा, देन वो अगेन बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होंगे। मे बी दिस, इसी कारण से शायद एनसीईआरटी ने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल कहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें बहुत कुछ है दे रखा है, लाइक क्वेश्चंस भी पूछ रखे हैं इसमें, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ दे रखा है, ये देखिए, जो ऊपर इन्होंने कौवे और तोते की बात करी थी, ये देखिए, क्रो का लाइफ स्पैन सिर्फ 15 ईयर्स का होता है, वहीं पे एक तोते का लाइफ स्पैन कम से कम 140 ईयर्स का हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे और भी ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, लाइक बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन 1 से 2 वीक्स होता है, ठीक है। अब और इसमें और देखते हैं और क्या दे रखा है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें तोते का दे रखा है, और सॉरी फॉर ग्लिच, लाइक देखो, टॉर्टॉइस भी कितना छोटा होता है, बट उसका लाइफ स्पैन 100 से 150 ईयर्स का होता है। तो किसी के साइज पे नहीं जाना कि कौन कितने साइज का है, साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। फिर आता है रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पेज पे आता है रिप्रोडक्शन। देखिए, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी एकदम अच्छे से समझाने के लिए आया हूँ, मैं कोई अदर साइड से एग्जांपल्स नहीं दूंगा। जो एनसीईआरटी में दे रखा है मैं आपको प्रॉपर वही एक्सप्लेन करूंगा और बिल्कुल वही बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट पे, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन organism give rise to the young one's offspring similar to itself. The offspring grow, mature and produce new offspring. अब देखो, ये तो जीवन का चक्र भी हुआ है, सबको पता है जीवन का सार कि जो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद मरेगा, पर वो मरने से पहले कुछ तो काम करेगा। मरने से पहले वो ये काम करेगा कि वो अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग पैदा करके जाएगा, ठीक है। अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग पैदा करके जाएगा थ्रू रिप्रोडक्शन, ताकि उसकी स्पीशीज बची रहे, ताकि वो
अच्छे मतलब उसकी जो स्पीशीज है वो जिंदा रह सके, वो अभी भी धरती पे अपने आप को मेंटेन करके रख सके, इसलिए। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म करता है ताकि वो एक नया ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके जो कि उसके जैसे ही दिखता हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लिखा है रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यूटी मेंटेन करता है किसी स्पीशीज की जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, अब हम इसी कंटिन्यूटी के बारे में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 में। हमारा जो चैप्टर 5 है वो ये कहता है, मतलब जो चैप्टर 5 है वो इसी से रिलेटेड है, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें हम एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि आखिर ये वेरिएशन होता कैसे है, जनरेशन टू जनरेशन गैप में होता क्या है, फलाना ढिमकाना, हम पूरा पढ़ेंगे इस बारे में। ठीक है, अभी हम वापस आते हैं कि अभी हम क्योंकि अभी हम पहला चैप्टर पे हैं, तो मतलब पहला चैप्टर सब चीज़ का ओवरव्यू देगा कि हम 12th क्लास में आगे क्या क्या चैप्टर चलने वाले हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, क्या क्या हमें जीन के बारे में पता चलेगा, वो सब कुछ हमें इसमें ओवरव्यू बताएगा। जैसे अभी हमने ओवरव्यू बताया ना कि वेरिएशंस आते हैं, वो वेरिएशन के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल और वर्ल्ड एंड इज, आपको पता है कि यहाँ पे धरती में बहुत ज़्यादा वैरायटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है ना, और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट्स रिप्रोड्यूस। दिस इज द मेन लाइन। जो भी मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में रिप्रोडक्शन कर रहा है, मतलब वो सिचुएशन उसके लिए फेवरेबल है या नहीं। लाइक अमीबा फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वहीं अनफेवरेबल कंडीशन में वो मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है वाइल मेकिंग सिस्ट ऑन देयर बॉडी, जो कि उसे अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करती है। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एकदम पूरा बता रखा है कि ये देखो, इसने यहाँ पे बता रखा है कैसे ये अमीबा एक सेल से 2 सेल में बदला है। ये यहाँ पे अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू हो रहा है और ईस्ट जो हो रहा है वो कहते हैं उसके बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है ईस्ट। ठीक है, अभी हम और आगे चलते हैं। अभी इसमें है दे रखा है, साफ दिखा रखा है, व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। बताया था ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें डायरेक्ट एक सिंगल पेरेंट रहता है जिसमें जो कि डिवाइड होता है खुद से और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। वहीं when two parents of opposite sex participate in reproduction and also involve the fusion of male and female gametes is known as sexual reproduction। अभी बताया था ना मैंने कि जिसमें 2 गैमेट आते हैं मेल और फीमेल और वो आपस में फ्यूज होते हैं तो उससे बनता है उसे उस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, अब आता है पहला टॉपिक, अब आता है इस चैप्टर का पहला भाग, डेट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एकदम क्लोन प्रोड्यूस होते हैं अपने पेरेंट के। अब वो क्लोन कैसे होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट अपने पेरेंट से बनते हैं, उसमें कोई गैमेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब जैसा जैसा वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म है वैसे ही उसका ऑफस्प्रिंग रहेगा। द ऑफस्प्रिंग दैट प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू अदर but also exact copy of their parent। क्यों? Due to single involvement of the parent capable of producing offspring। सिर्फ एक पेरेंट ही कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है, जिसे हम क्लोन टर्म कहते हैं। अब टर्म जो है, टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ऐसे इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, मतलब मैं और तू एक जैसे दिखते हैं, पर
मैं और तू अंदर से भी एक जैसे दिखते होंगे, मतलब जेनेटिक्स में भी हमारा एकदम सिमिलैरिटी होगी, तभी हम लोगों को क्लोन कहा जाएगा। पर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है, ये मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं, साथ ही साथ ये जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन की उपाधि दी गई है इनके ऑफस्प्रिंग्स को। ठीक है, अब इसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants animals with relatively simple organization. In protists and monarians, the organism or the parent cell divide into two to give rise to a new individual. अब देखो, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सिंगल सेल में भी हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है। अब सिंगल सेल में तो आपको पता है अमीबा का एग्जांपल है कि वो बाइनरी फिजन के थ्रू करता है, प्लाज्मोडियम हो गया वो मल्टीपल फिजन के थ्रू करते हैं। अब प्लांट में कैसे है, हम आगे जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसमें प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्लांट्स में अब ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स भी तो आते हैं भाई, वो भी तो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी, मतलब वो जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनको यहाँ गिना जाता है, लाइक वो जो स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें उनको गैमीट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। एनिमल्स लाइक हाइड्रा इज मतलब हाइड्रा ओनली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी बॉडी में, और वो एक तरह का सिलेंट्रेट है, इसलिए वो और वो एनिमल किंगडम में आता है, इसलिए, और वो कहते हैं एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए कहा गया है कि एनिमल्स भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर जैसे यहाँ देखो 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 कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो पहला एग्जाम्पल है ये है क्लेमाइडोमोनास का, ये क्लेमाइडोमोनास हो सकता है, ये हमारा पेनिसिलिन का एग्जाम्पल, ये हमारे पेनिसिलिन हो सकता है, पेनिसिलिन। ठीक है, और ये हमारा हो गया हाइड्रा, देखिए नीचे सब दे रखा है, पहला क्लेमाइडोमोनास, दूसरा पेनिसिलियम, तीसरा हाइड्रा, और चौथा है गैम्यूल्सिन स्पॉन्ज। देखो अब इन दीज ऑर्गेनिज्म चेंज करते हैं, इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके अंदर जो सेल डिवीजन है वो खुद एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये सेल डिवाइड करता है और ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, where cell divides into two halves and rapidly grows into adult like amoeba, paramecium. In each, the division is unequal and small buds are produced that remain attached to initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organism. अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि बाइनरी फिजन कैसे होता है, एक सेल रहता है वो डिवाइड होता है दो में, फिर दो से दो इंडिविजुअल बन जाते हैं जो कि बाद में ग्रो होते हैं, है ना। ऐसे ही होता है बडिंग, बडिंग होती है हमारा ईस्ट में। ईस्ट सेल कैसे ग्रो करता है, ईस्ट सेल आपने देखा होगा ना, जब आप वो बनाते हो, क्या कहते हैं, भटूरे का डो बनाते हो तो उसमें डालते हो ना ईस्ट पाउडर, ये उसमें हम ईस्ट को ग्रो कराते हैं, इनो डालते हो ना, इनो, हाँ, तो उसमें ईस्ट रहता है, वो ईस्ट को ग्रो कराता है, जिससे फ्लफीनेस आती है, वो बडिंग के थ्रू ही ग्रो करता है उसमें। ठीक है, फिर members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproduction structures called zoospore that are microscopic motile structure। बताया था ना अभी प्लांट्स में वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो प्लांट्स हम कहते हैं एल्गी भी तो प्लांट्स के अंदर आता है, वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो उनके जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग में जो चीज़ मदद करती है, जो स्ट्रक्चर मदद करता है, उससे जूस्पोर्स नाम दिया गया है। ठीक है, फिर अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया इन पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा और गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज एक एनिमल है जो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में एकदम पूरे अच्छे से विस्तार से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हैं हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक पोटैटो वेजिटेटिवली अपने
आइस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, अपने बर्ड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। उनके जो बर्ड्स हैं उसमें जो आइस प्रेजेंट रहती है उसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जो जिंजर है वो राइजोम के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और लाइक ये ब्रायोफिलम, आपको पता है ना ब्रायोफिलम प्लांट क्या होता है? ब्रायोफिलम प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके जो लीफ एजिस होते हैं उसमें बर्ड्स ग्रो करते हैं, उसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड लास्टली ये कहते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ हमारा ऑफसेट्स ये जो पैरेलल रनिंग लाइन दिख रही है ना, ये पैरेलल रनिंग लाइन, इसको ऑफसेट कहते हैं, इसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। एक बार अच्छे से इसे मार्क कर देते हैं। ये 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 होता है ऑफसेट्स, जो कि हमें वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है इन वाटर हाइसिंथ। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, ये तो बता दे। तूने ये तो बता दिया, सर आपने ये तो बता दिया कि ये प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, पर वो होता क्या है? वो हमारा कुछ नहीं, वो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड unbiogenously in plant. The term vegetative reproduction is frequently used. प्लांट्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं, वहाँ हम कहते हैं कि प्लांट वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस हुआ है। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, rhizome, sucker, tuber, offset bulb are capable of giving rise. These structure are called vegetative propagules. अभी इतना दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं, अभी एकदम मौज में रहो। अभी इन सब के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं कि भाई राइजोम क्या होता है, शक्कर क्या होता है, ट्यूबर क्या होता है, ऑफसेट्स क्या होते हैं, बल्ब्स क्या होते हैं, जरूरत नहीं, एकदम चिल करो बच्चा। अभी हमें जरूरत है तो सिर्फ ये याद रखने की, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू कराया जाता है, मतलब उसका ही अदर नेम कह सकते हैं, उसे ही हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में राइजोम के थ्रू हो सकता है, सकर्स के थ्रू हो सकता है, ट्यूबर्स के थ्रू हो सकता है, बल्ब्स के थ्रू हो सकता है। और जिसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में जो चैप्टर 5 है हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं इसमें, आगे 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 आगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। जो टेरर ऑफ बंगाल मतलब पानी जो इसे आपदा टाइप आई थी बंगाल में। वो आपदा कैसे टाइप, वो आपदा बारिश से नहीं या वाटर के थ्रू नहीं आई थी, वो आपदा आई थी एक एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसेंथ के थ्रू, which is one of the most invasive weed found in the growing wherever there is a standing water. It drains oxygen from the water which lead to the death of fishes. वाटर हाइसेंथ भाई ये बहुत तगड़ा वीड है। वीड मतलब वो वाला वीड नहीं, गंदी सोच, वो वाला वीड नहीं। वीड होता है ऐसे जंगली पौधे जो कि कहीं पे भी उग जाते हैं। जैसे हम हमारे घर के आसपास क्यारियां लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उसके आसपास घास उग जाती है ना, तो उसे वीड कहते हैं। बस ये एक एक्वेटिक वीड है जो खड़े पानी में उग जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कहीं पे पानी जमा होता है तो उसके ऊपर पूरा वो पौधे पौधे से उग जाते हैं, बस वही है वाटर हाइसिंथ। वही बंगाल में टेरर का मतलब बहुत बड़ा वो ले आया था, क्या कहते हैं, आपदा टाइप का ले आया था। कैसे? क्योंकि ये वहाँ पे पानी एक जगह पे कहीं से वाटर हाइसिंथ का बीज आके पानी में गिर गया, वहाँ से उसने अपने आप को जन्माया, वहाँ से वो पैदा हुआ, निकला, और वो अपने आप को हाईली रिप्रोड्यूस करता गया और पूरे पानी में फैल गया, जिसके कारण, और देखो भाई प्लांट है, इसे भी ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो इसने पानी से ऑक्सीजन चूसना शुरू कर दिया, जिसके कारण पानी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। और इस ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण जो वहाँ की मछलियाँ थी वो सारी मर गई। इसलिए इसलिए वाटर हाइसेंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है। और हम इसके बारे में कि ये कैसे होता है, वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम चैप्टर 13 और 14 में पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा था कि अभी हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ
समझना है कि हम आगे चल के क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो पूरा कुछ हमें पहले चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है, द प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज, अब मेन बात, वो प्लांट का बीज भारत में आया कहाँ से, वो गुस्ताखी करी कैसे उसने इंडिया में आने की, तो ये समय था अंग्रेजों का, जब उन्होंने उसे भारत में लाया। दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, उसके लीव्स की जो सुंदर शेप थी, उस पे जो सुंदर सुंदर फ्लावर उगते थे, उसके कारण उसे भारत में लाया गया। पर भारत में बंगाल के साइड से लाया गया, जिसके कारण उसने बंगाल में आतंक मचा दिया, इतनी मछलियां मरी उस टाइम इसके कारण, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कह दिया गया है। ठीक है, सिंस इट्स propagate vegetatively at phenomenal rate or spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, हद से ज़्यादा अपने आप को बढ़ाता रहता है, इसलिए इससे छुटकारा पाना भी मुश्किल है। फिर इसने आगे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि आप क्या पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर कैसे उगते हैं, आपको पता है? नहीं पता तो इसके बारे में ढूंढिए। मैं आपको बताता हूँ कि जो शुगर केन है उसके हम नोट्स काटते हैं, मतलब उसकी टहनी काट के लगाते हैं, इंटरनोड। आपने गन्ना खाया है ना, तो गन्ने में आपने देखा होगा एक ऊपर नोड रहती है, एक बीच नोड रहती है, उसके बीच वाला पार्ट हम खाते हैं, बस वही पार्ट काट के हम गाड़ देते हैं और उससे हमारा नया गन्ना पैदा होता है। वहीं आलू जो है उसके ऊपर आपने देखा होगा जगह जगह छोटे छोटे छेद से रहते हैं, वो छेद को हम आई कहते हैं, उस आई के थ्रू ही बर्ड्स ग्रो करती हैं, और हम उस आई को काट के अगर लगा दें तो उससे नया पोटैटो प्लांट उग जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख रखा है, हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड ऑफ पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ द बनाना या जिंजर? कभी देखा है आपने? कभी ऐसा करना कि घर में आलू होगा ना, आलू उसे थोड़े दिन पानी में छोड़ के रख देना, मतलब उसे हल्का डुबा के पानी में छोड़ के रख देना, देखोगे कुछ समय बाद नीचे से मतलब उसके जो आईज है उससे नई नई बर्ड्स उगने लग जाती है। जो आलू खराब हो जाता है कभी कभार, बदबू आने लगती है, उससे भी बर्ड्स उगने शुरू हो जाती हैं। When you carefully try to determine the site of origin, जब आप उसको साइट ऑफ ओरिजिन को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, यू विल नोटिस दे invariably arise from the nodes present in modified stem in these plants. अब देखो, पोटैटो तो मॉडिफाइड स्टेम है, पोटैटो स्टेम होती है तो हम सबको पता है, मतलब जो उसके जो नोट्स हैं वो उसके मॉडिफाइड स्टेम में प्रोड्यूस होते हैं। हम इस बारे में पूरा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जो कि मॉर्फोलॉजिकल इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके बारे में ही हमें आगे बता रखा है कि जैसे इसमें और तरह से, लाइक एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम द नोचेस इज प्रेजेंट एट द मार्जिन लीव्स ऑफ द ब्रायोफिलम। बताया था मैंने, जैसे ब्रायोफिलम प्लांट होता है उसके लीव्स के एजिस पर नए नए प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। This ability is fully exploited by the gardeners and the farmers and commercially propagated in such plants. ये जो पूरा एबिलिटी है इसकी, ये पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दी जाती है फार्मर्स के द्वारा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें या फिर ज़्यादा ग्रो ना कर सकें। ये दोनों कारणों से इसे ये एक्सप्लॉइट करा जाता है। अब उसके बाद आते हैं इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव पे, जो कि आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा टॉपिक है। Sexual reproduction involves the formation of male and female gamete either by the same individual or by the different individual of opposite sex. अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये तो कंफर्म है ना, बताया मैंने। अब वो गैमीट्स कहाँ से आएंगे? वो गैमीट्स या तो आ सकते हैं दूसरे मतलब दो अपोजिट जेंडर से, या फिर वो आ सकते हैं आपके सेम सेक्स से। सेम सेक्स मतलब आपके हो गए हर्माफ्रोडाइट्स, लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल एक ही के अंदर होता है, मतलब वो मेल भी खुद है, वो फीमेल भी खुद है, वो अपने ही गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और उसे अंदर ही रिप्रोड्यूस करवा देगा और उससे एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा। ठीक है, अब फिर इसके आगे आता है
These gamete fuse to form zygote which develops to form the new organism. इससे जो जाइगोट है वो फ्यूज होंगे, उससे एक जाइगोट बनेगा जो आगे डिवाइड होते होते एक नया ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा. Because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parent or amongst themselves. अब देखो, माता और पिता दो अलग अलग जेंडर हैं और उनसे दो अलग अलग गैमीट बने हैं. अब जो बच्चा पैदा होगा वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो सकता ना अपने माँ बाप की. हाँ, वो माँ बाप जैसा दिखेगा, मतलब वो इंसान जैसा दिखेगा, उनकी स्पीशीज जैसा दिखेगा, पर वो अपने माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो सकता कि लड़का पैदा हुआ है तो एकदम एग्जैक्ट कॉपी अपने बाप की. बाप जैसा दिख रहा है, मतलब पिताजी जैसे दिख रहे हैं वैसे ही एकदम बच्चा दिख रहा है. माता जी जैसी दिख रही है, लड़की पैदा हुई तो माता जी जैसी दिख रही है वैसे ही लड़की दिख रही है. ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें जो गैमीट फॉर्मेशन होता है और गैमीट जब बनते हैं तो उसमें वेरिएशंस आते हैं, और वो वेरिएशंस जो आते हैं उस बारे में हम चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन में पढ़ेंगे. उसमें अभी बहुत समय, अभी तब तक चिल करो और मजे करो. ठीक है, अभी हम आगे आते हैं. All organisms have to reach certain stage of growth, maturity and their life before they reproduce sexually. जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे सबसे पहले अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा ताकि वो सेक्सुअली एक्टिव हो सके. और इसी पीरियड को जब वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम जुवेनाइल स्टेज कहते हैं. Is called juvenile stage. It is known as vegetative phase in plants. In this phase is variable duration in different organism. अर्थात इसका मतलब ये है, जब कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को तैयार कर रहा होता है ताकि वो मतलब तैयार कर रहा होता है इन द सेंस वो अपने आप वो बढ़ रहा होता है, वो मैच्योर हो रहा होता है, तो उस फेज को जुवेनाइल फेज कहा जाता है ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में. वहीं प्लांट्स में उस फेज को वेजिटेटिव फेज कहा जाता है जिसमें वो अपने आप को सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए तैयार करता है. ठीक है, अब the end of juvenile or vegetative phase which marks the beginning of reproductive phase can easily seen in higher plants when they come to flower. अब देखो, प्लांट्स में तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि हाँ ये प्लांट बड़ा हो गया, क्यों जब वो फ्लावर देने लगे तो समझ जाओ उसकी जुवेनाइल फेज खत्म हो गई है, अब उसके रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गई है. ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं. आपने कुछ सुना होगा ना, कुछ प्लांट्स एनुअल होते हैं, कुछ सीजनल होते हैं. जो अपने खेत होते हैं, खेत में जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो सीजनल होते हैं. देखो, गर्मी में फसल उगाई जाती है वो सर्दी में नहीं उग सकती. राबी क्रॉप जिस सीजन में उगाई जाती है उस सीजन में खरीफ क्रॉप नहीं उग सकती. तो कुछ प्लांट सीजनल होते हैं, कुछ प्लांट्स एनुअल होते हैं. Plants, the annual and the biennial types, shows clear-cut vegetative reproduction and senescent phase, but the perennial species is very difficult to define these phase. ऐसे स्पीशीज जो दोनों, मतलब जो पूरे साल किसी भी मौसम में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सके, उसमें ये नहीं बताया जा सकता कि इसकी जुवेनाइल फेज कब खत्म हुई है. वहीं उन प्लांट्स जो एनुअल और जो बाइनियल होते हैं उन प्लांट्स में ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इनकी जुवेनाइल फेज कब खत्म हुई है, इनका रिप्रोडक्टिव फेज कब शुरू हुआ है. ठीक है, जैसे आपको बताते हैं, some of such bamboo species flowers only once in their life, generally 50 to 100 after 50 to 100 years. जो बैम्बू की हमने ऐसा क्यों कहा कि जो पेरिनियल होते हैं उसमें नहीं बता सकते, वो इसलिए क्योंकि जो बैम्बूज की जो स्पीशीज होती है वो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर करती है, वो भी 50 से 100 साल बाद. अब 50 से 100 साल के बीच में भी 50 साल आते हैं. जब वो 50 वर्ष का हुआ है, वो तब से लेकर जब से वो 100 वर्ष का है उसके बीच में कभी भी वो अपने आप फ्लावर कर सकता है, या फिर वो फ्लावर करके गिर सकता है और हमें पता ना चला हो. इस कारण से हम उसमें नहीं बता सकते कि उसकी जुवेनाइल फेज कब आई और कब चली गई. ठीक है, अनदर प्लांट लाइक स्टोरोबैलेंथियस कुंथियाना, जिसे नीला कुरंजी कहते हैं, जो कि 12 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और आखिरी बार दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006. ये आखिरी बार
मतलब ये 12 साल में एक बार फ्लावर करता है, और ये आखिरी बार सितंबर या अक्टूबर के बीच में 2006 में फ्लावर करा था इसने अपने को। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेच्ड एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये पाया जाता है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीला कुरिज्जी, और ये जब फ्लावर करता है तो पूरा रास्ता एकदम अच्छे नीले फूलों से एकदम बढ़िया तरीके से वो भर जाता है, जो कि टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करता है। In animals, the juvenile phase is followed by the morphological and physiological change prior to the active reproductive behavior. जो एनिमल होता है उसमें जुवेनाइल फेज जो होती है वो उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली भी चेंज होता रहता है, इसलिए उसमें आराम से बताया जा सकता है कि हाँ अब ये बंदा मैच्योर हो गया, ये ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो गया, अब ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है अगला, among among animals, for example birds, they lay eggs all through the year, or it is seasonal phenomena. What about other animals like frog, lizard? ये सब क्वेश्चंस उसने पूछे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं वो साल में एक बार अंडा देती है, साल में कभी कभार अंडा देती है, या फिर जो एनिमल्स है लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड, वो रिप्रोड्यूस करते हैं या कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम वो नहीं देख लें डॉग्स, वो डॉग्स में चलती है ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल मतलब वो उसका जो सीजन आता है, कोई उनके जो सीजन रहते हैं वो सिर्फ एक सीजन में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो जो फीमेल होती है उसका एक सीजन में आके ही ओवम रिलीज होता है। ठीक है, बर्ड्स लिविंग इन नेचर लेज एग्स only seasonally. However, birds in captive as in poultry farm can made to lay eggs throughout the year. अब बर्ड्स को भी हमने अपने मतलब के लिए बहुत कुछ चेंजेस कर दिया भाई नेचर के साथ। लाइक जो बर्ड्स प्रकृति के बीच में रहती है, नेचर के बीच में रहती है, वो तो साल में मतलब वो सीजन में एक बार ही अंडा देती है। बट जो हम पाल के रखते हैं जैसे मुर्गी पोल्ट्री फार्म्स में, वो साल में कई बार अंडे देने के लिए बनी होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये चीज इसलिए होती है, क्यों होती है ये चीज? द females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activity of ovary and accessory duct as well as hormone of reproductive phase. अब जैसे मैंने बताया था ना कि बड़े होने के साथ साथ फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल भी चेंजेस आते हैं, तो उसमें रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी तो आएंगे, उसमें उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी तो चेंज होगा। अब जो नॉन प्राइमेट मैमल्स है लाइक काउ, शीप, रैट, डॉग, डियर, टाइगर एक्सेट्रा, such cyclic changes during reproduction called estrus cycle, where primates like monkey, apes, humans called menstrual cycle. अभी बताया ना कि जो डॉग्स होते हैं, टाइगर हो गया, रैट हो गया, ऐसे मैमल्स जो प्राइमेट्स नहीं हैं उनमें ईस्ट्रा साइकिल होती है। मतलब उनका एक सीजन आता है जिसमें उनकी ओवरी ओवम रिलीज करती है और वो सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं। वहीं प्राइमेट्स लाइक ह्यूमंस वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं। लाइक हर मंथ ओवम रिलीज होता है, हर मंथ ब्लीडिंग के थ्रू वो ओवम बाहर आ जाता है। ठीक है, वो ह्यूमंस में भी होता है, वो मंकीज में भी होता है, वो एप्स में भी होता है। ठीक है, in mammals, especially those living in nature, wild condition exhibit such cycle during favorable season in their reproductive phase, therefore also known as seasonal breeders. वो मैमल्स, वो एनिमल्स जो कि वाइल्ड में रहते हैं और सिर्फ एक सीजन आने पे रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। वहीं वो मैमल्स जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द फेज, हैंस कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स लाइक ह्यूमन एक बार सेक्सुअली एक्टिव हुआ तो वो अपने पूरे जीवन काल में ही सेक्सुअली एक्टिव रहता है पूरे साल। इंसान कभी भी रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। वहीं डॉग को इस सीजन का वेट करना पड़ता है ताकि वो सेक्सुअली एक्टिव हो सके। ठीक है, अब इसके बाद हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा करके आज लास्ट लेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। हम इसके बाद का लेक्चर में आगे की चीज़ें इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब आता है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब जैसे जैसे बूढ़ा होगा वैसे वैसे रिप्रोडक्टिव फेज भी तो खत्म होगी। तो
एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कंसिडर्ड एज अ पैरामीट ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज। मतलब जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होती है किसी इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वैसे ये मान लिया जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म अब बूढ़ा हो गया है। ठीक है। There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc. during last phase of lifespan. Old age is ultimately leads to death and this is known as lifespan. पैदा हुआ, जुवेनाइल फेज में गया, अपने आप को रिप्रोडक्टिवली एक्टिव करा, देन रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करा, रिप्रोडक्शन करा, ऑफस्प्रिंग पैदा करे, देन रिप्रोडक्शन फेज एंड हुआ, वो बूढ़ा हुआ और बूढ़े होने के बाद अंततः उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इन बोथ plants and animal, hormones are responsible for the transition between three phases. Interaction between the hormones, certain environmental change regulate the reproductive process and associated with the behavioral of organism. जो प्लांट्स और एनिमल्स, उसमें हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस रिप्रोडक्टिव के इन 3 फेजेस के लिए, वो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो हार्मोन टाइमली रिलीज हुए और अच्छे से रिलीज हुए तो जो इंसान, जो ऑर्गेनिज्म, जो मैमल है, वो एकदम अच्छे से अपने सारे लाइफ के फेजेस को, प्लांट है अपने लाइफ के फेजेस को एकदम अच्छे से जिएगा, पूरे अपने जुवेनाइल फेज एकदम अच्छे कंप्लीट करेगा, फिर वो अपने अच्छे से रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, फिर वो धीरे धीरे ओल्ड होके फिर वो उसकी मौत हो जाएगी। पर ये सब रेगुलेट होता है हार्मोन्स से। हार्मोन्स अगर अच्छे से रिलीज हो रहे हैं तब वो एकदम अच्छे से, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अगर मेंटेन है तो उसकी बॉडी एकदम सही से अपने रिप्रोडक्टिव फेजेस में जाएगी। ठीक है। फिर आता है जो हमारे पे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स आता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि पहले ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लाइफ स्पैन क्या होता है। ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? हमने उसके बाद फिर पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है। हमने फिर रिप्रोडक्शन पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर हमने रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स पढ़े, जो कि है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हमने ये पढ़ा कि एसेक्सुअल में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, वहीं सेक्सुअल में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं होते हैं, सेक्सुअल में वेरिएशंस होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है या कैसे होता है, वो भी हमने पढ़ा। ठीक है। इसे हटाते हैं। अभी हम बताते हैं कि एक बार दोबारा से कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, है ना। और वो किस किस के थ्रू होता है? रिवाइज करो, याद करने की कोशिश करो, किस किस के थ्रू होता है? हाँ बिल्कुल सही। वो होता है हमारा राइजोम, आई, ब्यूबिल, ऑफसेट्स के थ्रू। बस इनके नाम अभी याद रखो। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या काम आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं हमारे गैमीट्स, जो कि मेल और फीमेल से आते हैं, जो कि जाइगोट बनाते हैं। फ्यूजन होने पर क्या बनाते हैं? जाइगोट्स जब बनता है, तो जब ये गैमीट्स बनते हैं तब इसमें क्या आता है? गैमीट्स में, रुक जाओ, गैमीट्स जब बनते हैं तो गैमीट्स में क्या आता है? गैमीट्स में आता है वेरिएशन से क्या होता है? वेरिएशन से हमारा जो ऑफस्प्रिंग है उसमें आते हैं चेंजेस, जिससे वो नॉट एग्जैक्ट कॉपी, जिसे वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। ठीक है। फिर हमने और भी चीज़ें पढ़ी। हमने फिर कहते हैं ये पढ़ा कि कैसे कैसे रिप्रोडक्शन के फेजेस आते हैं। जुवेनाइल फेज, फिर जुवेनाइल फेज आता है, फिर उसमें अपने आप को मैच्योर और बड़ा करता है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो रिप्रोडक्शन करता है कोई ऑर्गेनिज्म।
फिर जैसे रिप्रोडक्शन फेज खत्म होता है वो इंसान बूढ़ा हो जाता है, मतलब एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्शन फेज, इट्स इनेबल अस टू शो विच शोज दैट देयर इज इनकमिंग ऑफ ओल्ड एज, मतलब जो कि बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बूढ़ा होने लगा है, जिससे और ये चीज़ और भी चीज़ें बताती है, लाइक उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वो अपने लाइफ के लास्ट फेज में आ जाता है, जो कि डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है। और प्लांट्स और एनिमल्स में जो है वो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ दीज फेजेस, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, रिप्रोडक्टिव फेज और बिहेवियरल ऑर्गेनिज्म में किसी बिहेवियरल चेंज या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में एनवायरमेंटल फैक्टर और उसके हार्मोनल फैक्टर बहुत इफेक्ट करते हैं, बहुत वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम कल के लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम जो इवेंट्स हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो पढ़ेंगे, जो कि है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मतलब जो गैमीट्स बना है वो कैसे बनते हैं, फिर वो फ्यूज़ कैसे होते हैं, फिर वो फ्यूज़ होने के बाद क्या करते हैं, हम उस बारे में हम इस बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पे इस क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपके घर में, मतलब जब भी मेरा लेक्चर आया आपको घंटी प्राप्त हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ लेक्चर आ गया है, हम पढ़ लेते हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके पढ़ाई अच्छे से करें। और ये मेरा पहला लेक्चर था, आपने इसे पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो शुरुआत है, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। धन्यवाद।